सामूहिक फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी देर हुए, बहुत सारे प्रोग्राम आजकल छापों और बहुत सारे अवामी मसाइल पे हो रहे थे। तो फैसलाबाद का एक बड़ा मसला फैसलाबाद की इंडस्ट्री के अंदर आने वाला बहरान भी है। जब हम लोकल इंडस्ट्री की बात करें तो हम गए पावरलूम सेक्टर की, आपको सूरत हाल दिखाई कि वहाँ लूम्स कट रही हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, मालकान दिहाड़ीदार बन चुके हैं। अच्छा ऑर्डर आ गए तो ठीक है, लेकिन वरना ताला लगा के लूमों को बंद कर दिया जाता है। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की तरफ आएँ तो गुज़िश्ता अगर 10 माह की एनालिसिस देखें तो उस 10 माह में से सिर्फ एक माह बेहतरी नज़र आई, वो भी मजमूई तौर पर बेहतरी नहीं बल्कि सिर्फ इनफरादी बेहतरी नज़र आती है। टेक्सटाइल सेक्टर ख़ास तौर पर उसमें किरदार बहुत बड़ा अदा करता नज़र नहीं आया। दीगर एक्सपोर्ट्स की तरफ तवज्जो गवर्नमेंट की नज़र आई। तो टेक्सटाइल सेक्टर जो फैसलाबाद को मानचेस्टर बनाने वाला है, फैसलाबाद को पहचान देने वाला है, फैसलाबाद के ये करेंगे तो बड़ा रोज़गार देने वाले मज़दूर जो पूरे पाकिस्तान से यहाँ मजदूरी करने आते हैं उनको रोज़गार देने वाला शहर है। यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, एक्सपोर्टर्स के मसाइल अपने हैं। गवर्नमेंट अपने तय ये कोशिश करती है, ये कहती है जी हम बहुत कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। एक टेक्सटाइल पॉलिसी कौंसल एक्सपोर्ट्स के लिए वो भी बनाई गई, उसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जो है मकामी सनअतकारों ने किया। सबसे पहले क्योंकि जब भी बात होगी आज के प्रोग्राम के अंदर हम खालिस्तान स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़ को लेंगे, तो सबसे पहले अपबूमा ऑल पाकिस्तान बेडशीट एंड अपहोल्स्ट्री एसोसिएशन के नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। बारी बारी मैं प्रोग्राम के अंदर इनको साथ लूँगा। खालिद नदीम साहब एग्जीक्यूटिव मेंबर, मोहम्मद तैयब साहब एग्जीक्यूटिव मेंबर और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड कॉमर्स के भी एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। साथ आरिफ हसन मलिक साहब हैं, साबिक सेंट्रल चेयरमैन हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। खालिद साहब मेरे साथ खड़े हैं तो उनसे आगाज़ करता हूँ। खालिद साहब कैसे देख रहे हैं इस वक्त इनिशली मसाइल क्या हैं? गवर्नमेंट की तरफ जाएं तो वो कह रहे हैं जी बरामदात बेहतर हुई हैं, बिलाशुबा उनके लिए तो लास्ट नंबर्स ज़्यादा वेरी करते हैं, लेकिन क्या आने वाले दिनों में वो एक्सपोर्टर्स कहते नजर आए कि क्रिसमस के ऑर्डर्स थे वो उतने अच्छे नहीं हुए जितने अच्छे होने चाहिए, लेकिन फिर भी एक्सपोर्ट्स बढ़ी। इस वक्त आपको लगता है आने वाले महीनों में फिर एक्सपोर्ट्स बढ़ती नजर आई? क्योंकि एक्सपोर्ट और अब तो क्रिसमस के ऑर्डर्स हो गए मुकम्मल, वो जो ऑफर्स लगनी थी वो लग गई, अब अगला साल शुरू होने के लिए काम जा रहा है, हमारा भी लास्ट मंथ चलने को शुरू हो रहा है। अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या चीज़ें सामने आपके पास ग्राफ है और मसाइल कितने हैं? जी बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। देखें ये जो गवर्नमेंट के फिगर्स हैं कि अक्टूबर या नवंबर में हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, ये हर साल ऐसे ही होता है। ये क्रिसमस के ऑर्डर होते हैं, साल एंड के ऑर्डर्स होते हैं, ये एक माह में जो अक्टूबर एंड और नवंबर मिड तक शिपमेंट्स हो जाती हैं। हमारा सबसे बड़ा इस वक्त रीजन वाइज देखे जाए तो मसला एनर्जी टैरिफ है। आप देखें कि हमारे नेबर में इंडिया है, बांग्लादेश है, इवन के छोटे छोटे कंट्री है, कंबोडिया है, वियतनाम है, इस तरह के और मुल्क जो बड़ी तेज़ी से आगे आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनके रेट्स जो है ना वो एनर्जी टैरिफ हमसे कम है, काफ़ी ज़्यादा कम है। हमारा इस रीजन में सबसे ज़्यादा एनर्जी बिजली और गैस के टैरिफ इतने ज़्यादा हैं कि हम काम करने की पोजीशन में नहीं है, रेट्स हमारे बन ही नहीं रहे। अभी भी जो कुछ शिपमेंट्स हुई हैं या चल रहे हैं, ये वो ऑर्डर हैं जो वो रश की वजह से दूसरे कंट्री नहीं कर सकें, वो हमें मिले। बाकी आप कह रहे हैं कि आगे फ्यूचर में हमें अपकमिंग ईयर्स में हम कहाँ खड़े हैं। हम बिजनेसमैन हैं, हम हर चीज़ को पॉजिटिव देखते हैं, लेकिन इसके लिए हमें प्लेइंग लेवल फील्ड जो है ना वो सेम मिलना चाहिए। जो सियासतदान मांग रहे हैं वो आप भी मांग रहे हैं? नहीं, हम ऐसे, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। हम ये कहते हैं हमें रीजन वाइज जो है ना रेट्स हमारे वहाँ देनी मुमकिन, लेकिन यहाँ दी जा सकती है। हमारे मुल्क को ज़र मुबादला की ज़रूरत है और हमारी कोई इंडस्ट्री इस काबिल नहीं है कि वो इतना रेवेन्यू जनरेट कर सके। एक क्वेश्चन ज़रा ऐड कर ले, क्या गाहक तैयार है हमारे पास आने के लिए? उसका एतमाद अभी भी हमारे ऊपर है, हमारे एक्सपोर्टर्स के ऊपर। गवर्नमेंट को छोड़ दें, लेकिन वो तो रहेगा, उसको रेट क्या देने हैं? GSP प्लस स्टेटस इस वक्त आखिरी माह चल रहा है, ख़त्म हो जाएगा, ताहाल अभी तक कोई ऐलान नहीं है। तो गोमगो की सिचुएशन है या जो गाहक है उसका एतमाद बहाल करने के लिए क्या कुछ करना पड़ रहा है? जी कस्टमर आपका वेट नहीं करते, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल करनी होती है। हम नहीं देंगे तो हमारे पीछे लाइन है, वो किसी और से ले लेंगे। उनको कंपेटिबल रेट्स चाहिए, उनको हमसे कोई पर्सनल रिलेशन नहीं चाहिए। ये तो ओवरऑल पे करते हैं, पे करना है, पे सूरत में करेंगे अगर उनको हमारे कंपेटिबल जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारे रेट्स अगर अच्छे हैं तो हमें ज़रूर देंगे। तो बाकी आपने GSP की बात की है, उसका सुनने में आ रहा है कि हमारा वो अगले 4 साल के लिए इसका स्टेटस जो है रिन्यू हो गया, लेकिन अभी उसका कोई ऑफिशियली लेटर नहीं आया।
हमारे कस्टमर भी इस गोमगो की कैफियत में है कि हम अगर इनको कोई आगे फ्यूचर में काम करते हैं, अगर इनको जीएसपी स्टेटस बहाल ना हुआ तो हमें इंपोर्ट ड्यूटी पड़ेगी और हम काम नहीं कर सकेंगे। ये चीज़ें क्लियर करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा जो इस वक्त डिज़ास्टर है वो एनर्जी डिज़ास्टर है। आप हमारे रेट्स को गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमें रीजन वाइज कंपेटिबल रेट्स दें। खालिद साहब थे, मोहम्मद तैयब साहब, एक चीज़ आपसे डिस्कस करनी है। 12,000 में एक रिपोर्ट के मुताबिक पढ़ा था, बरतानिया से 12,000 जो करोड़पति लोग हैं वो दीगर ममालिक में शिफ्ट हो गए। अगर रिसेशन ने इतने बदतरीन नताइज और इतने असरात उनके ऊपर छोड़े हैं तो हमारा क्या होगा? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग जानता हूँ जो वियतनाम या किसी न किसी एम्बेसी से लिंक हैं, वो अपनी इंडस्ट्री वहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं। बिलाशुबा गवर्नमेंट को ये नज़र आ रहा होगा कि वो इंडस्ट्री बेच रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ये बता रही हैं कि वो अपनी इंडस्ट्री बेच नहीं रहे, बल्कि एक मुआहदे के तहत वहाँ जेवी कर रहे हैं जो कल को अपने फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाएंगे। बहुत पाकिस्तान से बड़े ख़ानदान मैंने देखे, जिनमें से मुझे याद है 6,000 एक दोस्त ने बताया कि वहाँ कंपनीज़ पाकिस्तानी खुल चुकी हैं दुबई में। तो लोग शिफ्ट कर रहे हैं, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तलाश में बैठे हैं। एक्सपोर्टर ताहाल अभी भी इस इंतज़ार में हैं। आप जैसे लोगों को मैं यकीन तौर पे मुहिब वतन समझता हूँ जो अभी भी गवर्नमेंट के लिए ये कह रहे हैं कि वक्त है, हमें रोक लें, हमसे पहले जो भागने वाले हैं, जो जाने वाले जा रहे हैं, हम रुकना चाह रहे हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन उसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि देखें ये जो जेवीज़ करने हैं या जो शिफ्ट करने हैं ना, ये जो बड़े लोग हैं, जो एलएसएम सेक्टर है वो कर सकता है। अब हम एसएमई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 60% एसएमई हमारी जो कंपनीज़ हैं वो ज़्यादा इफेक्ट हैं इस तमाम रिसेशन से। जैसा खालिद साहब ने बताया कि अभी जो बिजली के बहरान भी है, मार्कअप बहुत ज़्यादा है, सेल टैक्स रिफंड के इशू चल रहे हैं। तो अभी आप देखें हमारी एक और नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया कि हमने जो एक्सपोर्ट, आप कह रहे हैं अभी पिछले महीने में जो एक्सपोर्ट बढ़ी है, आपको पता है कि हमारी जो बम्पर क्रॉप जो कॉटन की कहते हैं बहुत ज़्यादा क्रॉप हुई है, हमने उसको रॉ मटेरियल के तौर पर एक्सपोर्ट कर दिया, कर रहे हैं। उस वजह से हम वो अभी तक उसमें कर, हमारी फिगर्स मेन वो रॉ कॉटन सस्ती नहीं हुई, यहाँ यॉन महंगा है। हमारी जो फिगर्स बढ़ी है एक्सपोर्ट की, वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने से नहीं बढ़ी है। ये पॉइंट ज़हन में रखिएगा। हमारे मुल्क को क्या ज़रूरत है, हमारी एसएमई सेक्टर को क्या ज़रूरत है कि हमारी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जब तक नहीं बनेगी एसएमई सेक्टर ग्रो नहीं कर सकता। मेन प्रॉब्लम ये है। तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि हमारी फिगर्स बढ़ी हैं? मतलब इस चीज़ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। और दूसरा हमें थोड़ी सी आंखें ये भी खोलनी होंगी, जैसे आपने कहा एसएमई को वो लोग एलएसएम शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन देखें तैयब भाई, आप जैसे तजर्बाकार कोई अपनी पोर्टफोलियो ने भेजेगा कि आप मुझे आपकी कंट्री इन्वेस्ट करे तो मैं आपके मुल्क के अंदर एक एलएसएम इंडस्ट्री बना सकता हूँ, तो कौन बेवकूफ़ नहीं कहेगा आ जाए जी बिस्मिल्लाह। और बहुत सारे ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जिनको वियतनाम के एम्बेसडर खुद आगे पर्सनली मिल रहे हैं, उनको तो इस वक्त मैं कहता हूँ हीरे मिल रहे हैं, वो चुन के ले जाएंगे। जी ऑब्वियसली बात देखिए, हर मुल्क कोशिश करता है कि हमारे मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, तो बड़े ऐसे बातें करें जी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई होनी चाहिए, लेकिन अब हम कैसे उस तरफ जा सकते हैं ना, जब तक गवर्नमेंट ये कुछ ऐसी पॉलिसी नहीं जाएगी। अगर इवन के केयर टेकर गवर्नमेंट है, लेकिन बहरहाल उनको मैंडेट तो मिला हुआ है ना, तो उनको चाहिए कि कम से कम ऐसी पॉलिसी फ्रेंडली पॉलिसी करें, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी करें जो एसएमई सेक्टर जो हमारा वो ग्रो करे। तो आपको लग रहा है, मैं आरिफ साहब से जाने से पहले आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, आपको लग रहा है कि फ्रंट फुट पे खेलता नज़र आ रहा है इंडस्ट्री के अंदर? बिलाशुबा एक दौर था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, इंडस्ट्री में ग्रो किया, मुझे याद है आप लोग तब भी कह रहे थे इस गाहक को रोकना पड़ेगा, लेकिन शायद तब वो गवर्नमेंट नहीं समझ आई, फिर एक पीडीएम की गवर्नमेंट आई, उनको मसाइल बताते रहे, वहाँ भी समझ नहीं आई। अब भी गवर्नमेंट वो चीज़ समझने के लिए तैयार नहीं है कि फ्रंट फुट पे आके खेलना पड़ेगा, कुछ एतमाद बहाल की ज़रूरत है कि आप लोगों को ये यकीन दहानी करवा दी जाए कि इंडस्ट्री के लिए कुछ हो रहा है। ये सुनने को मिल रहा है। देखिए मैं आपको इस तरह बता देता हूँ कि आप समझ लें कि हमारे टेक्सटाइल में ना दो मेन सेक्टर हैं। एक गारमेंट सेक्टर जिसमें प्राइस नहीं बन रही, ऑर्डर्स हैं लेकिन प्राइस नहीं बन रही। दूसरा हमारा बेडवेयर और होम टेक्सटाइल है, बिल्कुल सही, जिसमें बहुत ज़्यादा हमारे दुनिया के अंदर इस वक्त चल रहा है। तो अब वो उसमें जो है ना जी, हमारी ना प्राइस बन रही है ना हमारे पास ऑर्डर स्टार्ट हो गए हैं। तो ये चीज़ें जो कैसे हो गई है, ऑर्डर हमारे कैसे पूरे होंगे, कैसे हम फुलफिल कर सकते हैं जब हमें ये इन छोटे मसाइल से निकल आएंगे। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इस टाइम है कि हम सर्वाइवल की जंग जो है ना उसमें से बाहर निकल आए, और जब तक हम सर्वाइवल की जंग में रहेंगे तो हमारी मार्केटिंग और वो टैक्टिक्स और वो काम नहीं कर सकते, हम एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकते। एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकते। आरिफ साहब मौजूद हैं। आरिफ साहब, आप कैसे देखते हैं? एक तो टेक्सटाइल पॉलिसी भी कौंसल भी बनी है, बेशतर पॉलिसी कौंसल बनती थी जिसके अंदर एसएमई को भी रिप्रेजेंटेशन दी जाती, लेकिन यहाँ अब मकामी सनतकारों का एतराज़ है, किसी को शामिल नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल किया गया। दूसरा अगर देखें तो एतमाद बड़ा अजीब सा लग रहा है, हर कोई गोमगो की सिचुएशन में है, गवर्नमेंट की तरफ देख रहा है,
कोई भी मुस्बत जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री रुझान नहीं है। अगर ज़राअत की तरफ चल जाएँ, वहाँ से बड़ा अच्छी बम्पर क्रॉप ली है, लेकिन ना तो यॉन कॉटन सस्ता हुआ है, यहाँ किसान को पूरे पैसे नहीं मिल रहे, तो फिर ये तो पूरी सिचुएशन ऐसे है, कल को फिर कपास अगले साल कम हो जाएगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये जो टेक्सटाइल कौंसिल है उस पर मैं कमेंट्स करना चाहूँगा। आपने भी उसका इशारा किया कि ये मैं समझता हूँ कि ये कौंसिल आप इसके एक एक फ़र्द को उठा के देख लें, कोई इतराज़ नहीं है। इन लोगों के इदारों ने पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की है और कर भी रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज ला रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या यही सारे एक्सपोर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अगर हम डाटा उठाएं तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स में से तकरीबन 25 से 30% SMEs जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसमें पूरी टेक्सटाइल काउंसिल में कोई SME का नुमाइंदा है? अगर तो है तो आप पॉइंट आउट कीजिए, अगर नहीं है तो फिर ये एक तरह से मैं समझता हूँ कि ये अनफेयर है कि एक बहुत बड़ा सेक्टर जिसके मिसाइल जुदा हैं अपने दूसरे सेक्टर के साथ, जिनके मामला ही और अंदाज के होते हैं, आपने उनका कोई नुमाइंदा ही नहीं इस टेक्सटाइल काउंसिल में रखा और आपने गवारा नहीं किया इस बात पे कि आप उनकी तजावीज़ ले लें, आप उनकी कोई आप रिप्रेजेंटेशन के लिए आप कोई रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करें। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी बिल्कुल वो एक नेपोटिज्म का शिकार है और जो उनके अंडर टेक्सटाइल डिवीज़न काम कर रहा है वो बिल्कुल नाकारा है। मेरे ख्याल में तो टेक्सटाइल डिवीज़न को बंद कर देना चाहिए। वो भी कुछ ख़ास लोगों को, ख़ास अदारों को वहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं और जो SMEs के लोग हैं, जो छोटी एसोसिएशन हैं लाइक एबुमा, उनकी कोई नुमाइंदगी किसी बोर्ड में, किसी फोरम में, किसी मुशावरती कौंसिल में नहीं होती। इस पर तो PHM ने बल्कि तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। नहीद खान साहब जो सेंट्रल चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, उन्होंने कहा ये तो अनफेयर है कि आप एक बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को, एसोसिएशन को निगलेक्ट कर रहे हैं। तो सब जब ये सिचुएशन होगी तो गाहक की तरफ जब ये एसोसिएशन जाती हैं, देखें इस वक्त बेडिंग और ख़ासतौर पर टॉवल जैसे तो ये सब अभी बोल रहे थे, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो पूरी दुनिया में चल रही है और इस वक्त ग्रूम कर रही है, लेकिन वहाँ हमारी इंडस्ट्री जो है वो एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में अगर देखें फिगर्स में ये दोनों डिक्लाइन में है। सिर्फ निटवेयर ऊपर गया है क्योंकि वो सर्दियों का, जैसे हमने पहले बात की, जैकेट्स अपर सब कुछ बिकेगा, लेकिन उसके बाद फिर अगले महीने क्या होगा, फिर हम फुल स्टॉप पे खड़े हैं। जी उसमें तो बड़ी क्लियर रीज़न है कि पाकिस्तान ने हमेशा इन्हिसार किया है रवायती मार्केट्स में, जिसमें अमेरिका है या यूरोपियन यूनियन है। अच्छा, जब वहाँ स्लम्प आता है तो ऑब्वियसली हमारी भी सेल्स कम हो जाती हैं। इस वक्त कोई शक नहीं है कि अमेरिका और यूरोप भी ड्यू टू वार्स, ड्यू टू उनके इंटरनल मसाइल, वो इस वक्त रिसेशन में, काइंड ऑफ रिसेशन में है, तो इसलिए पाकिस्तान के पास ऑर्डरिंग कम है। हम तो एक अरसे से ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान के जो ट्रेड ऑफिसेज बने हुए हैं, व्हाट दे आर डूइंग, कि ये क्यों नहीं दुनिया के दूसरे ब्लॉक्स में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते और पाकिस्तान की प्रोडक्ट को वहाँ सेल करने में अपना किरदार क्यों नहीं अदा करते। फॉर एग्जांपल ये अभी 2-3 साल पहले एक बहुत बड़ी तंजीम बनी है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकनॉमिक पार्टनरशिप, RCEP, जिसमें 16 कंट्रीज़ हैं और ये वो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक है ये, जिसमें 30% दुनिया की GDP के हामिल ममालिक शामिल हैं और 30% दुनिया की जो पॉपुलेशन इसमें शामिल है, जो कंट्रीज़, इसको 16 कंट्रीज़ हैं या 15 कंट्रीज़ हैं। पाकिस्तान उसमें नहीं है, हालांकि वो सारे आसियान कंट्रीज़ हैं, इर्द गिर्द चाइना है, उसमें कंबोडिया है, फ़िलिपीन है, मलेशिया है, ये लोग हैं। तो पाकिस्तान उसमें फॉर सम रीज़न्स अगर नहीं उसमें उन्होंने लिया तो पाकिस्तान के जो इदारे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये इनको इन्फ्लुएंस करना चाहिए और रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी चाहिए। देखिए जब अगर आप ऐसे इदारों के मेंबर बनते हैं, ऐसे जो ट्रेड ब्लॉक्स के मेंबर बनते हैं, तो आपसे फिर रिस्ट्रिक्शंस हटती हैं, आप अपनी चीज़ों को आसानी से सेल कर सकते हैं, मार्केट में एक्सेस बढ़ता है आपका, जिसको अभी मेरे साथियों का लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है आपको। तो ये होना चाहिए, लेकिन हमारी मिनिस्ट्रीज़ और हमारे ट्रेड मिशन और हमारे जो बैरून मुल्क ट्रेड अताशीज़ हैं, ट्रेड ऑफिसर्स हैं, उनका अगर आप डाटा कलेक्ट करें तो उनमें से बहुत कम लोग वो होंगे कि जो इस चीज़ का एक्सपीरियंस रखते होंगे। बाकी वो मैं उसमें यही कहूँगा कि वो किसी ना किसी हवाले से, किसी और इदारे से वहाँ लाकर उनको बगैर ट्रेनिंग के खपाया गया। दैट्स वाई कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो गैर रवायती मार्केट्स में बढ़ नहीं रही। ये बहुत अहम पॉइंट आरिफ साहब मलिक साहब ने उजागर किया कि पहले भी हमने 1-2 प्रोग्राम में बात की कि रवायती मंडियों को नहीं छोड़ा जा रहा, रवायती मंडियों से हटकर
कुछ थोड़ा सा बाइट आउट ऑफ द बॉक्स देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, बहुत सारी मेहनत की जा रही है, लेकिन कमर्शियल अताशीज़ के ऊपर तो मुझे लगता है, मैंने तो पहले बड़ा दो टोक अल्फाज में अपना एक्सपीरियंस बयान किया, शायद मे भी मैं गलत हूँगा, लेकिन वो अपनी फैमिली का सेट ही करना चाहते हैं और हमने देखा है यही होता है, या वो गिफ्ट्स लेकर आगे बहुत सारे, लेकिन कमर्शियल अताशीज़ मुझे ये भी मालूम है जिन्होंने बाकायदा कौंसल्स के अंदर डिस्प्ले सेंटर्स पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स के बनाए हैं कि आपकी प्रोडक्ट्स यहाँ पड़ी हैं, हम बुलाएंगे ग्राहक को, वो देखें। ऐसे लोग भी हैं, तो ऐसे बेसिकली आरिफ साहब का भी जो रुख है वो उन्हीं लोगों की तरफ था कि इनको प्रमोट किया जाए, ऐसे लोग भेजे जाएं जो पाकिस्तान के लिए मुस्बत सोच रखकर हकीकत में पाकिस्तान के मुहिब वतन हों और एक दोस्त पसंद जहन के साथ पाकिस्तान की बरामदात को बढ़ाना चाहते हो। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद करते हैं। पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन के जो बोर्ड है वो हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन हैं, उनके साथ दीगर एसोसिएशन के मेम्बरान जो मौजूद हैं। मैं सबसे पहले जनू साहब मौजूद हैं, इनसे आगाज़ कर लेता हूँ, फिर दोस्तों दीगर जो है उनकी तरफ बढ़ूँगा। अब कैसे देखते हैं इस वक्त, अगर ख़ास तौर पर नेटवर्क के मसाइल देखें तो क्या है, क्योंकि बिलाशुबा एक महीना अच्छा लगा, अगला महीना भी अच्छा लग जाएगा, लेकिन क्रिसमस गुजर गई जिसके ऊपर सारी उम्मीदें थी। अब GSP प्लस स्टेटस का आखिरी महीना चल रहा है, लेकिन ताहाल अभी तक ये नहीं पता ये कंटिन्यू है ये नहीं है, तो क्या फ्यूचर ऑर्डर्स के ऊपर कोई मसाइल इस हवाले से आ रहे हैं? फ्यूचर ऑर्डर्स पे जी काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं। पहले तो हमारी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अगर हम अपनी पाकिस्तान की बात कर लें तो उसकी वजह से बायर्स काफ़ी मुश्किल में है कि पाकिस्तान ऑर्डर्स प्लेस करे ना करे। हमारे बिजली गैस के मसाइल हैं, बढ़ती कीमतें हैं, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है। और इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल रिसेशन और इन्फ्लेशन चल रही है उसकी वजह से हमें काफ़ी सारे मसाइल का सामना है, जो हमारे फ्यूचर ऑर्डर्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। बहुत शुक्रिया। काशिफ भाई मौजूद हैं। काशिफ साहब, आप कैसे देखते हैं कि इस तमाम सिनेरियो के अंदर आप बिज़नेस काउंसिल के ख़ुद भी चेयरमैन के तौर पे भी किरदार अदा कर रहे हैं, तो जो इस वक्त गवर्नमेंट है बिलाशुबा केयर टेकर है, बड़े हाई ऑफिशियल्स के ऊपर टेक्सटाइल से वाबस्ता लोग मौजूद हैं, लेकिन बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जब वैसे चीज़ें रिदम में नज़र नहीं आ रही, तो क्या डिमांड्स हैं? देखें, डिमांड्स तो हमें इस टाइम पे अगर हम करें तो हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि गौहर एजाज़ साहब बैठे हैं और गौहर एजाज़ साहब वो हैं जो कि ऑलरेडी पिछली हुकूमतों में लीड करते रहे हैं ताजरों के साथ कि इनके मसाइल क्या और इनको किस तरह जाके पेश करना और किस तरह उनको मनाना। तो मेरे ख्याल में आज हमें जाके उनको डिमांड देना कि जी हमें क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए, और हमारे तो मिनिस्टर साहब भी हुई हैं, उनको हर चीज़ का पता, तो बजाय हमें रिलीफ मिलने के, और अभी तक हमें कहीं पे आने वाले वक्तों में भी कोई नज़र नहीं आ रहा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहीं पे कम होगी, हमारे रिफंड्स कहीं पे स्मूथ होंगे, या कोई ऐसी अनहोनी होगी कि जिसका हमें इंतज़ार था पिछली हुकूमतों में और अब गौहर एजाज़ साहब के होते हुए हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। और नो डाउट हमने डिमांड्स दी हैं, हमारे चेयरमैन साहब ऑलरेडी काफ़ी वाइब्रेंट हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आवाज़ भी उठाते रहे हैं, और हमें आने वाले वक्तों में कोई अच्छी उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि हमारे बिजली के रेट्स कम होंगे, गैस के रेट कम होंगे। और हमारी डिमांड क्या है कि रीजनल कंपेटिटिव रेट्स चाहिए, जो बांग्लादेश में जो इंडिया में वही पाकिस्तान में चाहिए, यान की जो अवेलेबिलिटी है वो हमें अच्छे रेट्स में चाहिए, और उसके साथ हमारे रिफंड्स हैं। ये 3 गवर्नमेंट से डिमांड्स होती हैं, और मेरे ख्याल में इसके ऊपर हमें गवर्नमेंट को या मिनिस्टर साहब को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो हमसे बेहतर तौर पे इसको जानते हैं और समझते हैं। हमें सिर्फ इतनी इल्तिजा है कि जो वादे आप हमारे साथ लाइनों में खड़े होकर गवर्नमेंट से करते रहें, बस उसको वफा कर दें। बहुत शुक्रिया। फ़ारूक भाई, आप चेयरमैन हैं इस वक्त मौजूदा, 2 सवाल हैं। एक तो है कि एक कौंसल बनी है बिज़नेस एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए, बिज़नेस कौंसल, और दूसरा पाकिस्तान में कॉटन की इस पर बम्पर क्रॉप हुई, अभी भी कॉटन आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ साथ ही एक्सपोर्ट फिगर्स देखें तो 47% ऊपर जा चुकी है रॉ कॉटन की एक्सपोर्ट के अंदर। तो ये तो फिर हम बाहर भेजेंगे फिर, क्योंकि अभी तक खाम माल के अंदर ख़ासतौर पर कॉटन यान के अंदर कीमतें लो होने की बजाय ऊपर चढ़ती नज़र आ रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हमें बड़ी खुशी थी, हमें पता चला था कि बिज़नेस काउंसिल बन रही है, लेकिन जब वो प्रॉपर उसका नोटिफिकेशन आ गया बिज़नेस काउंसिल का, तो वो देख के हमें बड़ी मायूसी हुई। वो तो एक फैमिली बिज़नेस काउंसिल उन्होंने बनाई है, PHM में पाकिस्तान हॉजरी एंड मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन पाकिस्तान की सबसे बड़ी एसोसिएशन है, जो सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज लेके आती है, लेकिन उसमें उसको कोई नुमाइंदगी नहीं दी गई। तो हमने अखबार में भी उनको और न्यूज़पेपर में भी रिक्वेस्ट किया है कि हमें इसमें कोई नुमाइंदगी दी जाए, हमारे मेंबर्स को लिया जाए, क्योंकि हमारे बगैर कोई काउंसिल कंप्लीट हो ही नहीं सकती। लेकिन हमें उसका कोई भी पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आया, तो हम उनको लेटर भी लिख रहे हैं। अगर उन्होंने इसकी हमारी आवाज़ ना सुनी तो हम उस काउंसिल को नहीं मानेंगे जिसमें PHM में शामिल नहीं होगा। तो आगे फिर अगर हम ये भी सोच रहे हैं कि हम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें प्रॉपर, और हम गवर्नमेंट तक ये आवाज़ पहुँचाएँ
कि ये तो जो यान वाले हैं, स्पिनिंग वाले हैं, ये इन्होंने अपनी एक काउंसिल बना लिया, ये तो एक्सपोर्ट वालों को कोई नुमाइंदगी नहीं करती और इसके बनने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा आपका सवाल था काटन का। इस मुल्क की बैड लक यही रही है कि पहले हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं, अगर जो रुई है फ़र्ज़ करें हम $1 की पर केजी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर उसी का हम गारमेंट बना लें तो हम $5 इस मुल्क में लेके आ सकते हैं। तो ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि हम रॉ मटेरियल को पहले एक्सपोर्ट करते हैं, फिर हम उसको इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट के ऊपर फॉरेन एक्सचेंज हमारा लगता है, जिससे हमारा ट्रेड डेफिसिट आता है। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट होगी कि हर तरह के रॉ मटेरियल को, स्पेशली काटन को, बैन किया जाए। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा अहमद साहब मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन है। ख्वाजा साहब, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि मसाइल बहुत सारे हैं। रिफंड्स का एक तो बहुत बड़ा डेडलॉक है। फास्टर सिस्टम तो मुझे लगता है वैसे अब मुर्दा सिस्टम ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि जितनी उसकी स्पीड उसके नाम से ज़ाहिर होती है वो तो कुछ नहीं, क्योंकि एक्सपोर्टर इस वक्त लिक्विडिटी क्रंच का रोना सबसे ज़्यादा भी रो रहे हैं। हाँ, ये आपके सामने है सारी सूरत हाल कि एक्सपोर्टर का अपना पैसा वो डंप है सेल टैक्स रिफ़ंड की शक्ल में, और उसके अगेंस्ट एक्सपोर्टर अपने कारोबार को चलाने के लिए 25% बैंकों को दे के, सूद दे के, तो वो ये पहले एनर्जी टैरिफ बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, वेजेस बढ़ गई, सैलरीज बढ़ गई, ओवरहेड बढ़ गए, ऑन टॉप ऑफ इट जब वो अब तो ये हम बैंकों के लिए कमाई कर रहे हैं अपने यूनिट को चलाने के लिए। वो ये फास्टर सिस्टम या बाकी सारे सिस्टम, इसमें जब तक ज़हन दुरुस्त नहीं होंगे पॉलिसी मेकर्स के, मैनिपुलेशन नहीं होगी बल्कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी, तो उस वक्त तक कोई भी सिस्टम सूदमंद नहीं रहेगा। बहुत शुक्रिया। हादिर खान साहब मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। आप कैसे देखते हैं कि जीएसपी प्लस स्टेटस, जैसे मैंने पहले सवाल किया, अगर वो कंटिन्यू नहीं रहता तो उसके असरात बड़े मंदे होंगे, क्योंकि जनवरी फरवरी के ऑर्डर्स तो आ रहे होंगे, तो ग्राहक को क्या सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, क्या रेट्स मुतय्यन करें, उसमें कोई मुश्किल हो रही है? जी, जीएसपी प्लस जो है, अगर मैं तो इसको ऐसे कहूँगा कि अगर खुदा न खास्ता अगर जीएसपी प्लस हम हासिल करने में नाकाम हो जाते हैं तो हमारा 50 से 60% जो बिज़नेस है, जो एक्सपोर्ट है, वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि हम ऑलरेडी रीजन में सबसे कॉस्टली हो चुके हैं। अब कस्टमर हमें वो वाले ऑर्डर्स देते हैं जो कहीं और से उनको परफॉर्म करने में प्रॉब्लम आती है, और जिसकी वजह से वो हमें ब्लैकमेल करते हैं और हम पे काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन लगा के वो हमें ऑर्डर्स देते हैं। तो ऑलरेडी हम काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुके हैं इस खित्ते में, तो अगर खुदा ना खास्ता ये ऐसा हुआ तो हम इसमें सर्वाइव करने में हमें बहुत प्रॉब्लम आएगी। हमारे जो DLTL रिफ़ंड्स हैं वो ऑलरेडी स्टॉप कर किए जा चुके हैं, और जो हमारा GST है, जो कि एक्चुअल हमारी ही पेमेंट है, हमारे ही पैसे हैं, उनको भी अब काफ़ी डिले में चीज़ें जो वो लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सपोर्टर ऑलमोस्ट हर रोज़ वो एक नई मौत मर रहा है, और हर रोज़ उसको एक नई मौत नज़र आ रही है। हाफिज़ राशिद साहब, इस वक्त जैसे सारे दोस्तों ने अपने बयान, लेकिन एक चीज़ और भी है, जब मसाइल आएँ, मैंने बहुत सारी दुनिया की इंडस्ट्रीज़ देखी हैं, जब वो कमा के दे रही होती हैं तो जब बुरे दिन आते हैं तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, लेकिन यहाँ सोशल सिक्योरिटी भी पीछे फिर रही है, लेबर डिपार्टमेंट फिर रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर ये लुटे हैं तो जाते जाते जो कपड़े हैं वो भी उतार लिए जाएँ, कहीं फैक्ट्रियाँ कोई भर के ना ले जाएँ, कोई ब्रीफ को उसमें पैसे ले ना जाए, जेब में डाल के ले जाएँ। तो उस हालात के अंदर आप गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करेंगे? अनसर्टेनिटी एक तरफ, लेकिन छापों का और दीगर खौफ भी एकदम मंडला रहा है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सबसे पहले जो इस वक्त एक क्रूशल सिचुएशन है, इस इन्वायरमेंट में कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है इंडस्ट्रियलिस्ट को, ताकि वो अपनी प्लानिंग को फोकस करे और अपने काम को फोकस करे। और दूसरा, स्टेबिलिटी की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हर तरफ अनस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से कोई भी प्लानिंग जो है वो कामयाब नहीं हो रही। और टेक्सटाइल पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, जो कि इस वक्त कम से कम 5 साल के लिए इम्प्लीमेंट हो, ताकि हर इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उसको प्लान आउट कर सके। और मैं अप्रिशिएट करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब को कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया है वन विंडो का, जिसमें एक टेक्सटाइल डेस्क जो है वो अगर वो बनाने में कामयाब होते हैं तो ये इंडस्ट्री के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। बहुत फ़ायदेमंद होगा, ख़ासतौर पर कॉन्फिडेंस जो है वो सबका एक मुश्तरका, अगर मैं एनालिसिस करूँ तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। इस वक्त जहाँ इंडस्ट्री खड़ी है वहाँ डिपार्टमेंट ये मुतालबा करेंगे, जो लोग स्टेक होल्डर्स की बात कर रहे थे वो इक़दार के अंदर हैं, लेकिन स्टेक होल्डर्स को आज भी किक ऑफ किया जा रहा है। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है फैसल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर ऐवान सनत और तजारत के अंदर डॉक्टर सज्जाद अरशद जो कि सीनियर नायब सदर हैं, और असलम भली साहब जो कि नायब सदर हैं, और इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, ताजरों से वाबस्ता हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। भली साहब, सबसे पहले डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं इस करंट सिचुएशन जो प्रिवेल कर रही है? फैसल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री अपना कैसे किरदार अदा कर रहा है? क्योंकि इंडस्ट्रीज परेशान भी हैं, छोटा कारोबार भी परेशान है, बड़ा भी परेशान है। पॉलिसी साजी के लिए अंदर एक कौंसल बनती है, उसके अंदर सारे LSM शामिल कर लिए जाते हैं, SME को फिर इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन सब इस इंतज़ार में हैं क्या गवर्नमेंट आएगी, क्या इलेक्शन होंगे, क्या पॉलिसी बनेगी, या ये केयर टेकर जो है यही कोई पॉलिसी साजी कर दे। आप पूरी सिचुएशन में क्या प्रिवेल कर रहे हैं? आने वाले दिन और आने वाले महीने कारोबार के लिए किस हद तक साजगार होंगे? डॉलर फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी ऊपर तो अभी नीचे, फिर इंडिकेशन नीचे को आ रही है, तो क्या ये अनसर्टेनिटी जो है ये क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है? देखें बिलाल, इट इज़ वेरी क्लियर, जो डॉलर की बात है, जो बेस है हमारे बिज़नेस की, उसकी स्टेबिलिटी आनी चाहिए। उसका जो अप एंड डाउन सिनेरियो है, इसके साथ साथ ही हमारी बिज़नेस की सिनेरियो में भी फ्लक्चुएशन आती है और इस पे अनसर्टेनिटी और बढ़ती है। जो उसका बेस मार्क है, जो उस पे है, वहाँ पे स्टेबल हो, ताकि लोगों के लिए आगे बिज़नेस करना, एग्रीमेंट्स करने, अपने बिज़नेस के एग्रीमेंट साइन करने वो आसानी हो। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। ये नंबर 2 ये है कि स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिसीज़ जो है, जो अभी उन्होंने आपने बताया कौंसल बनाई है, उसमें हर शोबे से एक नुमाइंदा होना चाहिए था, लेकिन उसमें कई शोबे जो हैं वो नेगलेक्ट हुए हैं। इसमें SME आपने बहुत बड़ा शोबा है जो मेजर रीढ़ की हड्डी है, वो मुतासर हुआ है। और दूसरी बात यह है कि जो बड़े को है ना, वो सबको साथ लेके चलना चाहिए। जो सेक्टर नेगलेक्ट है उनको ऐड करना चाहिए, और जो लोग शामिल हैं उनको जो शोबे दूसरे हैं पूरे इंडस्ट्री के, उनको साथ लेके, ताकि हमारा बेसिक इम्पेक्ट ये हो कि नेशन बिल्डिंग करनी है। हमारी ज़ातियात के अंदर नहीं घूमना चाहिए कि मेरी ज़ात को फ़ायदा हो गया तो दैन इट इज़ ओके, अदरवाइज़ नहीं। जो नेशन बिल्डिंग में लोग इस तरह नहीं करते। नेशन बिल्डिंग में होता है कि सबको साथ लेके चलते हैं। हमें अब उस चीज़ों से निकलना होगा। हमें नेशन बिल्डिंग फिनोमेना के तहत काम करना होगा। हर शोबा जो है बुरी तरह मुतासर है, और लेकिन ये कोई आई एम ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि मुसलमान कभी पेसिमिस्ट नहीं होता। और पाकिस्तान के जितने वसाइल हैं, पाकिस्तान के पास जो कुछ है, उसमें अभी मैं आज ही देख रहा था, हमारे पास $6 ट्रिलियन के सिर्फ रेकोडेक में हमारे पास मिनरल्स हैं। ओनली मिनरल्स, गोल्ड और दूसरी चीज़ें उसके अलावा हैं, $6 ट्रिलियन के। तो जब ये हमारे पास इतनी चीज़ें हैं, हमारे पास कोल है, हमने उसको एक्सप्लोर नहीं किया। हमारी स्टेट का में 2 ही काम है बेसिकली। अब जो हमारी बिज़नेस सेक्टर है, उसको एनर्जी जो है वो गैस की सूरत में है, वो बिजली की सूरत में है, वो सस्ती फ्राहम करे। अदरवाइज़ जब कम्पिटिटिव रीजनल कंपटीशन में आते हैं तो ना हम बांग्लादेश को कम्पीट कर रह सकते हैं, ना इंडिया को कर सकते हैं, ना ताइवान को कर सकते हैं। हमें बड़ी सख्त ज़रूरत है इस वक्त कि रीजनल कंपटीशन को और सारे सिस्टम को चलाने के लिए पाकिस्तान में लेबर वाफर है, पाकिस्तान में वसाइल वाफर हैं, लोग बड़े अच्छे कारोबार समझते हैं, लेकिन इनको बहुत ज़रूरत है इन्हें पाकिस्तान के लोगों को सिखाने की, करने की, कि इनको हुकूमत एनर्जी प्रोवाइड करे। अगर सरे-दस्त अभी प्रॉब्लम्स है IMF की और दूसरे एनर्जी नहीं कर सकते, तो ये तो कर सकते हैं कि इनको बड़ी आसान किस्तों पे सोलर जो है, सोलर एनर्जी पे वो लोगों को शिफ्ट किया जाए, फैसिलिटेट किया जाए, शिफ्ट नहीं किया जाए, इतना फैसिलिटेट किया जाए कि पाकिस्तान में सोलर का सिस्टम इतना लग जाए। अभी हम चाइना गए थे तो देखा है उन्होंने सोलर और एयर विंड से आधी बिजली उससे प्रोड्यूस कर रहे हैं, और आधी हाइड्रल से। साथ साथ हाइड्रल प्रोजेक्ट्स का काम भी हो, साथ साथ लोगों को इसमें फैसिलिटेशन हो, ताकि लोग इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सकें। जो हमारा एक्सपोर्ट है वो ड्रॉप हो रही है। ड्रॉप हमारी वक्ती तौर पे अगर 2 महीने वहाँ पे न्यू ईयर आ गया या क्रिसमस आ गया तो बढ़ गई थोड़ी वक्ती, तो इट इज़ नॉट। हमारी अप एंड डाउन की फिगर इसलिए चलती है कि हमारी यूनिफॉर्मिटी ऑफ पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, और यूनिफॉर्मिटी ऑफ पॉलिसीज़ में 1 विंडो ऑपरेशन भी बहुत ज़रूरी है। कारोबारी लोगों को बड़े मसाइल हैं, एक दफ्तर में जाके
अब ये सिस्टम सरकारी दफ्तरों में धक्के खाते हैं, परेशानी का आलम है। ये चीज़ें हुकूमत ने करनी है, हुकूमत को फ्रेंडली करना पड़ेगा जिस तरह, और इसके साथ साथ चीज़ें सारी जो मसाइल हैं। अभी एक बड़ा अच्छा इक़दाम हुआ, अभी जो आज मैंने देख रहा था, जो चैम्बर फैसलाबाद लेके चला था मिशन साल पहले कि आर्बिट्रेशन और का सिस्टम डेवलप किया जाए, तो वो पहला जो है वो बन गई है कमेटी वहाँ पे इस्लामाबाद में, और उसमें उसका फ़ायदा ये होगा हमारी कोर्ट्स पे लोड कम हो, लोगों पे प्रेशर कम हो। लोग अपने आधे से ज़्यादा वक्त तो अजाफी सरगर्मियों में ऑफिस के चक्कर लगा के, मीडिएशन के चक्कर नहीं होता तो आपस में झगड़ों के चक्कर में, ये सारी चीज़ें अगर चैनलाइज हो जाएं तो पाकिस्तान के लिए भी फ़ायदा है। हमारी जो कोर्ट्स हैं उन पे भी प्रेशर कट जाएगा, कम हो जाएगा, जो हमारे थाने हैं उन पे भी कम हो जाएगा। तो ये चीज़ें पाकिस्तान के लिए बेहतर हैं और हमें एज ए नेशन ग्रोथ की क्या ज़रूरत है, इसकी ग्रोथ की ज़रूरत है। असलम भली साहब मौजूद हैं। असलम साहब, भली साहब बहुत ही तफसील में डॉक्टर साहब ने बयान कर दिया ताजरों के मसाइल, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि इलेक्शन की जब बात हो रही होती है फिर मसाइल, क्योंकि इस वक्त सिर्फ जमात इस्लामी वाहिद एक जमात है जिसने अपना मंशूर पेश किया है। हमें और कोई भी सियासी जमात ताहल अभी तक, जहाँ इलेक्शन में अगर कम बेश देखें तो 2 माह बाकी हैं जो अभी तक डी डेट है, तो उसमें तक किसी का मंशूर सामने नहीं आया। तो फिर क्या अब हमारा मकसद प्रोग्राम का ये है मसाइल सामने हैं ताकि इनको टेकअप किया जाए, लोग अपने मंशूर के अंदर शामिल करें ताकि सबको उम्मीद पैदा हो कि कारोबारी अफराद के भी मसाइल जो हैं इंडिकेट किए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब ने अपनी गुफ्तगू में जो सबसे अहम बात जो ताजरों के बारे में कही है कि लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, और एसएमई सेक्टर जो है वो ऐसा पिसा हुआ सेक्टर है और उसके मुताबिक उनको कहीं भी नुमाइंदगी नहीं है, किसी जगह पे उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया हुआ। अब देखें कि पिछले दिनों में स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ऐसे गई ऊपर, बड़ा उसका हम दावा भी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये किसी ने नहीं देखा कि वो ऊपर जो जा रही है तो उसका क्या इम्पेक्ट है, किसको उसका फ़ायदा हो रहा है। मुल्क को आप कह रहे हैं उसका फ़ायदा हो रहा है, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल नहीं हो रहा। ना वो पैसे जो हैं वो रोल हो रहे हैं, ना वो पैसे जो हैं वो मार्केट में आए हैं, ना उस पैसों का मईशत के ऊपर को असर आया है, आम आदमी को उसका क्या फ़र्क पड़ा है। यहाँ पे FBR की पॉलिसियों को ठीक करने की ज़रूरत है, उसको तसलसल उसका बरकरार करने की ज़रूरत है, और जहाँ जहाँ छोटे ताजर को मुश्किलात हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं, जिस तरह वन विंडो है वो आज तक नहीं हो सका। हम 20 साल से 25 साल से ये शोर मचा रहे हैं कि यार लोगों को चक्कर लगवाने जो है ना वो बंद करें। एक एक काम के लिए 3-3, 6-6 महकमे मौजूद हैं, डिपार्टमेंट मौजूद हैं। क्यों है भाई? एक डिपार्टमेंट वो काम कर सकता है। अगर निजी सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में वही काम जो है वो 4 बंदे कर रहे हैं, तो ये 400 बंदे जो हैं वो क्यों आपने डिप्लाई किए हुए हैं या उनको लगाया हुआ है? तो ये सारी चीज़ें सोचने की, पाकिस्तान का सोचना पड़ेगा। इन हालात में इस तरह नहीं चलेगा या नहीं चल सका। हाँ, अपना अपना मंशूर भी देना चाहिए और उसमें आम आदमी की मुश्किलात को पहले रखना चाहिए। इंडस्ट्री चलती है तो फिर मुल्क भी चलता है, दुकानें भी चलती हैं, कारोबार भी चलते हैं, लोगों का रोज़गार भी चलता है। अब इंडस्ट्री भी मुश्किल में है, आम ताजर भी मुश्किल में है, आम आदमी भी मुश्किल में है, और मेरा मुल्क नहीं चल पा रहा। ये निगरान गवर्नमेंट का जितना भी अरसा है या जिस तरह भी है, ये जैसे तैसे चला रहे हैं। अल्लाह करे आने वाली कोई भी हुकूमत जो आए वो मजबूत हुकूमत आए और उसकी पॉलिसियाँ जो हैं वो भी अच्छी हों और उनमें तसलसल भी बरकरार रहे। वो 5 साल के लिए अगर आएँ तो 5 साल उसकी कंटिन्यूटी रहनी चाहिए पॉलिसीज़ की, वरना ये इस तरह के काम जो है वो 3 साल बाद, 2 साल बाद अगर हुकूमत बदल जाती है, हम चले जाते हैं, कोई दूसरा आ जाता है, उसकी पॉलिसीज़ पीछे चली जाती हैं, इस तरह नहीं चलेगा। कारोबार में इस वक्त जो है वो बेहतरी के इम्कानात हैं। मेरी इस मरतबा जो है बम्पर क्रॉप हुई, हमने कहा कि वाकई हुई, और उसको वैल्यू एडिड में हमें जाना चाहिए। हमारी खाद नहीं मिल रही, आज की खबरें ये हैं कि अगर मेरा किसान या ग्रोर जो है उसको मुश्किलात आ रही हैं तो खाद किधर गई। हमारे सरफराज भुट्टी साहब को आज मैंने पढ़ा है कि वो कह रहे हैं कि खाद की जो है वो अगर बनी है, स्मगलिंग रुकी हुई है, तो फिर गई कहाँ है। तो फिर ये सारे सवाल जो हैं ये करने हमारा हक बनता है, जवाब इसका हुकूमत ने देना है, और हुकूमत को चाहिए कि इन सारे मामलात को देखे
अगर स्मगलिंग वाकई रुकी हुई है तो फिर ये जो क्वेश्चन मार्क है इसका जवाब भी हुकूमत को देना पड़ेगा। जवाब देना पड़ेगा, बिल्कुल। बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी चीज़ें जो हैं डॉक्टर सज्जाद अरशद साहब और असलम वली साहब ने सामने रखी हैं। करक्स निकाल दूँ पूरे प्रोग्राम का तो हर एक का ये कहना है अपने अपने मसाइल उन्होंने टेकअप किए, सामने इनको कवर अप किया जाए, इंतखाबी मंशूर में शामिल करें और कारोबारी अफराद को बताएं कि जमात क्या लेके आ रही है। जैसे मैं इस चीज़ की तारीफ़ करूँगा, बिलाशुबा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं या नहीं है। ज़फ़र इकबाल सरवर इसी चैम्बर के साबिक़ सीनियर नायब सदर थे। फैसलाबाद के उन्होंने टेक्सटाइल पॉलिसी बनाई, एक जमात ने उसे पोर्ट्रेट किया, अपनी वेबसाइट पे लगाया और बाकायदा उसके ऊपर काम हमने देखा, वो हुआ या नहीं हुआ, लेकिन एक पॉलिसी बनी और उसे मंशूर के अंदर शामिल किया गया। लेकिन मंशूर के अंदर शामिल भी किया जाए, उसके ऊपर अमल दरामद भी किया जाए ताकि कारोबारी अफराद एक फ्रूटफुल माहौल के अंदर काम करते हुए उस पाकिस्तान की मौशरत को प्रमोट करने में अपना किरदार अदा कर सकें। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।